तो अभी कुछ दिनों से एक शब्द है जो बार बार आपके कानों में आपको सुनाई दे रहा होगा, वो है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ये जो तानाशाही शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के शीर्षक शब्द तानाशाह से आया है। एक्चुअल में होता यह था कि रोमन गणराज्य में राज्य संकट और आपात स्थितियां जो होती थी उनसे निपटने के लिए अस्थायी तौर पर कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता था, जिन्हें तानाशाह कहा जाता था। कि भाई राज्य में कोई ऐसी संकट की स्थिति बन गई या फिर कोई आपात स्थिति आ गई, तो उनके लिए वो टेम्पररी लोग अपॉइंट किए जाते थे जो तानाशाह की तरह होते थे, और इन्हीं उपाधि से उन लोगों को जाना जाता था। हम जिस जनरेशन में बड़े हो रहे हैं, या हम जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, तो जब भी तानाशाह शब्द का नाम आया तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आया, और वो था हिटलर का नाम। हिटलर को इस दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह माना गया है, कि जो किसी भी हद तक जा सकता था अपनी जिद पूरी करने के लिए, जो अपने सैनिकों को ड्रग्स देकर उनसे युद्ध करवाया करता था बिना उन्हें खाना और पानी की व्यवस्था किए। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिससे ये पता चलता था कि भैया हिटलर कितना बड़ा तानाशाह था। और आज एक ऐसा देश जहां पर आप प्रधानमंत्री को खुलेआम गाली दे सकते हैं, जहां पर आप जो आपके मुंह में आए और जो आपकी सोच में आए, जो आपके दिमाग में आए, वो आप बोल सकते हो, जहां आपको कपड़े पहनने की आजादी है, जहां आपको खाने की आजादी है, जहां आपको घूमने की आजादी है, जहां आपको बोलने की आजादी है, जहां पर आपको काम करने की आजादी है, उस देश के बारे में कहीं से लोग आकर ये कहते हैं कि यहाँ का जो राजा है वो तो तानाशाह है। और आप इसको बहुत अदरवाइज भी मत लीजिए, क्योंकि कई बार बहुत सारे जगह के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को कुछ सदियों में तानाशाह ही कहा जाता है। जैसे आज हम हमारे देश में प्रधानमंत्री कहते हैं, या कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है। ऐसे ही कुछ सदियां ऐसी रही है जहां पर इस पद पर जो लोग होते थे उन्हें तानाशाही कहा जाता था। लेकिन तानाशाह की डेफिनेशन में अब ये हो गया है कि एक ऐसा आदमी जो क्रूर हो, एक ऐसा आदमी जो अत्याचार करे, एक ऐसा आदमी जो आपके जो अधिकार है उनका दुरुपयोग करे, जो एक ऐसी सत्ता बनाए जो सत्ता पूरी तरह उसके अधीन हो, उसी की बात माने और उसके सही गलत हर फैसले को पूरा करने में लगे, ऐसे लोगों को तानाशाह कहा जाता है। लेकिन हम जिस देश में रह रहे हैं, आज प्राउड के साथ हम कह सकते हैं हम ऐसे देश में रहते हैं, एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां हमें हर चीज के लिए इतनी फ्रीडम मिली हुई है। सारे देश के लोग जिस फ्रीडम को पाने के बारे में सिर्फ सपना देखते हैं, वो सारी फ्रीडम आज हमारे पास है। और जब ऐसे लोग जो इस देश के अंदर रहते नहीं है, अपना ज्यादा वक्त इस देश के अंदर जिन्होंने नहीं बताया, यहाँ की जो गड्ढे वाली सड़कें हैं जिस पर कभी शायद वो बहुत कभी कभार चले होंगे ज्यादा लंबे समय तक, या हमारी तरह रोज नहीं चले, जो यहाँ के स्कूल कॉलेजेस में पढ़े नहीं है, जिनको यहाँ की एजुकेशन सिस्टम फेस ही नहीं करना पड़ा, वो लोग आकर हमें ये बता रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में। आपको नहीं लगता कि ये सोचने वाली बात है? और मैं इस बात के विरोध में कम हूं, इस तरीके के विरोध में ज्यादा हूं। अगर 1% भी सच्चाई अगर उन लोगों की बात में है, फिर भी एज ए इंडियन और एज ए हिंदुस्तानी आपको इस तरीके की चीजों को, इस तरीके के काम को और इस तरीके के किए गए चीजों का समर्थन नहीं करना चाहिए। आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो समझिए इस बात को। एक समय मुझसे क्या थोड़ी सी एक मेजर गलती हो गई, एक बड़ी गलती हो गई, और उस गलती की वजह से जिन लोगों का नुकसान हुआ था वो लोग मेरे घर आते हैं और मेरे पिताजी को कहते हैं कि आपके बेटे को बुलाकर लाइए, उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम आज उसको मारेंगे। अब मेरे पिताजी ने कहा कि भैया ये क्या बात हुई? मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया और उनके सामने ही मेरे पिताजी ने मुझे धो दिया, मेरे पिताजी ने मुझे मारा। और मुझे मारने के बाद उन्होंने कहा कि देख, आज तो हो गई, दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं होना चाहिए। और मेरे पिताजी ने उन लोगों से कहा कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, आप इस बात को खत्म करिए, और उन लोगों को वहां पर भेज दिया। इससे दो बात सिद्ध हुई। पहली बात तो ये कि अगर मैं जिंदगी में कोई बड़ी गलती करूंगा तो मुझे उसके लिए सजा मिलेगी, उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरी बात कि अगर मेरा बाप मेरे साथ खड़ा है तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं छू सकती, कोई आदमी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मेरे बाजू में मेरा बाप खड़ा है। ये दो बातें सिद्ध हुई। तो यही एटीट्यूड एज ए इंडियन आपका होना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर लाख कमियां हो, लाख बुराइयां हो, लाख चीजें हो, हमारा देश, हम इस देश में रहते हैं, ये हमारी कंट्री है, हमारी जिम्मेदारी है। हमें गलत लगेगा तो हम 10 बार गाली देंगे, पर जब कोई दूसरा आके, कोई बाहर का आकर गाली देता है तो आपको उस गाली को नहीं लेना चाहिए। भाई तेरा हक नहीं है, उसको पीट दो साले को। तेरा अधिकार नहीं है कि तू गाली दे, हम देंगे भैया, हमारा देश है, हमारी कंट्री, हम रहते हैं, हम यहीं के निवासी, हम एक बार नहीं 1000 बार देंगे, हमारा है। लेकिन कोई दूसरा दे उसको मत एक्सेप्ट करो, उसको मत लो, क्योंकि उससे समस्या क्या होगी मैं बताता हूँ। आज अगर आप एक ऐसे किसी आदमी को बढ़ावा देंगे तो आज कोई एक देश से या दो देश से आकर लोग ये बातें कर रहे हैं, कल कोई चाइना से आकर खड़ा हो जाएगा, कल कोई अमेरिका से आकर खड़ा हो जाएगा, कल कोई यूरोप से आकर खड़ा हो जाएगा, कल कोई दूसरे देश से आकर खड़ा हो जाएगा, और ऐसे लोगों की भीड़ लग जाएगी जो रहते यहाँ नहीं है, खाते यहाँ का नहीं है, आबो हवा यहाँ की नहीं है,
लेकिन वो हमारे देश को गालियां दे रहे होंगे, हमारे देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों को गालियां दे रहे होंगे। भले ही वो लाख गलत है, हम गालियां देंगे क्योंकि हमारा देश, हमने वोट देकर उसको जिताया, हम देंगे, हम मांगेंगे हमें जो चाहिएगा, लेकिन दूसरों को ये अधिकार मत दीजिए। आप सिर्फ इतना सा सोच पा रहे हैं, सोच कर देखिए आपकी सोच भी कितनी छोटी है। आप इतना सा सोच पा रहे हैं कि अपोजिशन ने पैसे दिए होंगे, आप ये क्यों नहीं सोचते कि किसी दूसरे देश ने पैसे दिए हों? तो क्योंकि ये तो बाहर के लोग हैं, दूसरी कंट्री में बैठ के डीले कर रहे हैं, किसी और आदमी ने पैसे दिए हों तो कौन जिम्मेदार? कल कोई चाइना में बैठे हिंदुस्तानी आदमी को यूरोप में बैठा कोई देश स्पॉन्सर कर रहा होगा और वो आकर कह रहा होगा कि भैया ये गलत है, ये गलत है, इस आदमी को तो लात मार के भगा दो। आप इस बात को क्यों ले रहे हो? भगाना होगा तो हम भगा देंगे ना, हमें भी तो दिख रहा है। आप अंधे नहीं हो, बहरे नहीं हो, अनपढ़ नहीं हो, बेवकूफ नहीं हो, आपको चीजें नहीं दिख रही है क्या? तो आप इस बात की जिम्मेदारी लीजिए। और मैं लोगों के, व्यक्ति के या व्यक्तिगत किसी के विरोध में नहीं हूं, लेकिन इन तरीकों के विरोध में हूं, क्योंकि अगर आज इसको नहीं रोका तो ये बड़े स्केल पर जाएगा। क्योंकि पहले दिन जब कपड़े उतार कर कोई आया था सोशल मीडिया पर, आपने उस दिन उसे नहीं रोका तो आज उन लोगों की बाढ़ आई हुई है। जब पहले दिन सोशल मीडिया पर पब्लिकली किसी ने गाली दी थी और आपने पहले दिन उसे नहीं रोका, तो आज सोचा देखिए आज गाली देने वालों की बाढ़ आई हुई है। जब पहले दिन किसी ने सर्वोच्च पद पर बैठे किसी आदमी का अपमान किया था, उसको गाली दी थी, तब आपने उसको नहीं रोका, तो आज ऐसे लोगों की बाढ़ आ रही है। आज जब किसी और देश में रह रहे लोग जब आकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान के वोटर्स और हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों को चैलेंज कर रहे होंगे, और अगर आज आपने इनको नहीं रोका तो कल यकीन मानो कि कोई यूरोप से आकर ये कर रहा होगा, कल कोई चाइना से आकर ये कर रहा होगा, कल कोई पाकिस्तान से आकर ये कर रहा होगा, कल कोई यूरोपीय कंट्री से आकर ये कर रहा होगा, कल कोई किसी 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 फला फला देश से आकर लोग ये कर रहे होंगे। तो आप इसे छोटे स्केल पर मत समझिए, आप इसे बड़े स्केल पर लीजिए, बड़े स्तर पर लीजिए, और ऐसी किसी चीज को एंटरटेन मत करिए। अगर मेरा दोस्त कोई गलती करता है ना, तो यकीन मानिए कि मेरे दोस्त को मैं पीट पीट के मार डालूंगा, लेकिन किसी और की हिम्मत नहीं कि वो हाथ लगा दे। दैट्स काइंड, ये नेशनलिटी होना चाहिए आपके अंदर। दोस्त, आज भी आप नहीं समझ पा रहे, आप क्षत्रिय है, आप वैश्य है, आप ब्राह्मण है, आप दलित है, आप हिंदू है, आप मुसलमान है। बहुत बहुत कम लोगों से ये सुनते मिलता मुझे कि आई एम एन इंडियन, मैं भारतीय हूं यार। ये अपने अंदर लेकर आओ और ये एटीट्यूड चेंज करो, और अगर ये नहीं करोगे तो लोग आपको आते रहेंगे, बांटते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, और आपका देश खत्म हो जाएगा। नेशनलिटी फर्स्ट होना चाहिए। आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, हिंदुस्तान की नागरिकता लेकर बैठे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान में पी रहे हो, हिंदुस्तान की आबो हवा है, तो आप सबसे पहले हिंदुस्तानी होना चाहिए। पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट थिंग, यू आर इंडियन। और जब आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तान के खिलाफ किसी दूसरे से नहीं सुनेंगे। हाँ, हिंदुस्तान में रह रहा कोई मेरा भाई आकर मुझसे कहेगा कि देख ये चीज गलत है, मैं 10 बार सुनूंगा। तू यहीं रहता है, यहीं खाता है, यहीं सोता है, यहीं उठता है, यहीं बैठता है, यहीं की तकलीफें झेल रहा है, तू 10 बार बोल, मैं सुनेगा। लेकिन कोई बाहर रह रहा आदमी जब ये बात करेगा तो इसे मत लीजिए, क्योंकि आज एक आदमी कर रहा है, कल ढेरों करेंगे। हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए प्रायोरिटी पे होना चाहिए। देश से ऊपर कुछ नहीं, कोई नहीं, सबसे ऊपर पहले नंबर पर पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तो हिंदुस्तान होना चाहिए। और जब तक ये एटीट्यूड आप अपने अंदर लेकर नहीं आओगे, तब तक लोग आपको आते रहेंगे, बहकाते रहेंगे। और लोग, सोचो ना, मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया कि इन्फ्लुएंस होना बंद करो। लोग आपको उतनी ही जानकारी दे रहे हैं जितनी जानकारी से आपको इन्फ्लुएंस किया जा सके। अभी मैं कहीं एक वक्ता को सुन रहा था, एक लेडी वक्ता को बोल रही थी कि भैया ये तो जो जो छापे पड़ रहे हैं और जो रेड हो रही है ये तो गवर्नमेंट करवा रही है। अरे गवर्नमेंट करवा रही है वो पार्ट मैं समझ गया, चलो मैं 1% इस बात को आपकी मान लेता हूँ। मान लो मेरी कॉलोनी में या मेरे मोहल्ले में चोरी हुई, मोहल्ले का मुखिया आकर कहता है कि भैया रामलाल का घर चेक करो, मुझे इसके ऊपर शक है। भाई गए और रामलाल का घर चेक करा और रामलाल के घर से चोरी का सामान मिला। अब बात यह है कि लोग इस बात का मुद्दा नहीं बना रहे कि रामलाल के घर में चोरी का सामान मिला, लोग ये मुद्दा बता रहे कि भैया मुखिया के कहने पर रामलाल का घर क्यों चेक किया गया। अरे मान लो ठीक है कि मुखिया के कहने पर चेक किया गया, लेकिन महत्वपूर्ण तो अब ये है ही नहीं कि मुखिया के कहने पर चेक करा, महत्वपूर्ण तो ये है कि रामलाल के घर से चोरी का सामान मिला है। दैट्स मैटर, ये चीज मैटर कर रही है। अभी एक पार्टी का नेता ये कह रहा था दूसरी पार्टी के लिए कि उस पार्टी में नेता जाने के बाद उनके भ्रष्टाचार खत्म हो जाते या वो लोग सही हो जाते। तो भैया जब तुम्हारी पार्टी में था, तुमको पता था कि ये भ्रष्ट है, तो तुमने लात मार के क्यों नहीं भगाया? तुमने अब तक उस आदमी को क्यों पार्टी में, भाई वो खुद पार्टी छोड़कर गया है और आज तुम कह रहे हो कि तो भ्रष्टाचारी था, वहां गया के सही हो गया। मतलब जब तुम्हारी पार्टी में था तब भी तो भ्रष्टाचारी था, तुमने उसको लात मार के क्यों नहीं भगाया? तो दोस्त ये सब मिलकर आपको बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि एज अ वोटर, एज अ इंडियन, आपको ये समझना चाहिए कि मेरे देश की भलाई किसमें है। जिस काम में आपका देश आगे बढ़े, आपका देश तरक्की करे, आपके देश की सुरक्षा बढ़े, आपका देश बेहतर हो,
हर वो डिसीजन लीजिए और हर उस डिसीजन को सपोर्ट करिए, लेकिन ऐसे लोगों को सपोर्ट मत करिए, क्योंकि इनकी जब बाढ़ आएगी ना तो यंग जनरेशन जब इन्फ्लुएंस होगी तो बहुत सारा नुकसान होगा देश का। आज मैं जहां तक जितना भी इंटरव्यूज देख पाता हूं या जितने भी गवर्नमेंट के नए नियम कानून कायदे आते हैं उनको जितना भी पढ़ता हूं, सरकार कभी भी ये नहीं कर रही कि हिंदू मुसलमान, ये इंडिया में बैठकर इंडिया के लोग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो दिन भर उनको सुनते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ब्रेन वॉश हो जाता है और फिर आपस में लड़ने लगते हैं। भाई सरकार ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर लाल और सलीम लड़े, ये तो ईश्वर लाल और सलीम आपस में मतभेद करके लड़ रहे हैं, ये समस्या है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और वो तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने माथे पर एक टैग नहीं लगा लेते, और वो है इंडियन होने। सबसे पहले नंबर पर आप भारतीय होना शुरू करिए, आपकी आधी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कोई भी बाहरी ताकत आपको टच नहीं कर पाएगी अगर आप अपने माथे पर एक सबसे बड़ा टैग लगाकर घूमेंगे कि भैया आई एम अ फर्स्ट, आई एम एन इंडियन, बाकी सब बाद में, मैं पहले भारतीय हूं। और ये आपको करना पड़ेगा। और दोस्त सोचकर देखिए कि क्यों, जब कोई बहुत लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, तो वहीं पर अपना करियर क्यों नहीं बना रहे, वहीं पर अपना काम क्यों नहीं कर रहे। लोग जाते हैं कहीं से पढ़ पुढ़ के आ जाते हैं, फिर आके हिंदुस्तान में करियर बनाते हैं, हिंदुस्तान में अपने प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, हिंदुस्तान में अपने कोर्सेज बेच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त वो लोग भी जानते हैं कि कई सारे देशों की पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितने उनके सब्सक्राइबर है। और वो सब कहां से आए? हिंदुस्तान इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर अ बिजनेस। हर चीज के लिए सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा है, ज्यादा सर्विसेज चलेगी, ज्यादा लोगों तक अप्रोच किया जा सकता, और उस भीड़ को दिखाकर कहीं से कुछ भी करवाया जा सकता, कहीं से कितने भी पैसे उठाए जा सकते हैं। और मैं सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, ऐसा हर आदमी के लिए कह रहा हूं जो देश के खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है। दोस्त हो सकती है। और सोचकर देखिए यार, कौन लोग ये बोल रहे हैं? जो आदमी अपने 5 लोगों का परिवार नहीं संभाल पा रहा है, वो देश संभालने के ऊपर ज्ञान दे रहा है। जो आदमी अपना कूलर, फ्रिज और एसी ईएमआई पे खरीद रहे, वो लोग ये कह रहे कि भैया अडानी ने एयरपोर्ट, अडानी ही खरीद पाएगा। भाई तुम्हारी और मेरी औकात है ही नहीं, हैसियत ही नहीं हमारी, कहां से खरीद लेंगे? लाओ गवर्नमेंट आकर कल पब्लिक में बिड लगा दे। और वैसे वही होता है कि टेंडर पास होते हैं, पब्लिक बिड लगती है और उसमें से फिर जो बेस्ट होता है उसको गवर्नमेंट चुनती है। तरीका तो वही है, लेकिन मान लो पब्लिक अनाउंसमेंट कर दे कि भैया कल हम ये फला चीज या फला असेट्स या गवर्नमेंट की फला चीज प्राइवेटाइजेशन में ला रहे हो और आपको अथॉरिटी दे रहे कि आप इसको संभालिए या आप इसको खरीद के आगे ऑपरेट करिए। बताइए मुझे, क्या आपके पास और मेरे पास इतने पैसे हैं? तो फिर उस बात पर बकवास करने का फायदा ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। और आप खुद कहते हो कि भैया सरकारी काम डिले होते हैं, सरकारी काम लेंदी होते हैं, सरकारी कामों में समय लगता है, घूस देना पड़ती है, करप्शन है। तो फिर जब सरकारी कामों में इतनी दिक्कत है तो क्यों उनको सरकारी काम रहने दे रहे हो? जब आप हॉस्पिटल प्राइवेट चुनते हो बिकॉज ऑफ सर्विस अच्छी है, स्कूल प्राइवेट चुनते हो बिकॉज ऑफ सर्विस अच्छी है, कॉलेज प्राइवेट चुनते हो बिकॉज ऑफ सर्विस अच्छी है, ट्रांसपोर्टेशन प्राइवेट चुनते हो बिकॉज ऑफ सर्विस अच्छी है। तो भैया सर्विस अच्छी अगर आपको चाहिए तो फिर प्राइवेटाइजेशन में दिक्कत ही नहीं है। और अगर घटिया सर्विस में आपको काम करना है तो जो चल रहा है चलने, तो कोई तकलीफ नहीं, फिर शिकायत मत करिए कि भैया इस चीज में तो काम ही नहीं हो रहा। भैया काम नहीं हो रहा था इसलिए तो उसका सोल्यूशन निकाला कि ऐसे लोगों के हाथ में दे दो जो काम करवा सके, पब्लिक को सर्विस अच्छी मिलेगी, 2 रुपए ज्यादा लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सर्विस अच्छी ले रहे हो। और रही बात सरकार चुनने की, तो देखिए सरकार चुनने का मैं बेस्ट फॉर्मूला बताता हूं आपको। विपक्ष इतना मजबूत रखो कि सवाल कर सके, विपक्ष इतना मजबूत रखो कि सवाल कर सके, और सरकार उसकी बनाओ जो देश के विकास में काम कर सके। इतना सिंपल फंडा होता सरकार चुनने का। विपक्ष होना जरूरी है सिर्फ इसलिए कि जब भी सरकार कोई गलत चीज करेगी तो विपक्ष आके उस पर क्या करेगा? उस पर सवाल करेगा। सरकार को डर बना रहेगा कि अगर ये डिसीजन हमने लिया तो विपक्ष को इसका जवाब भी हमें देना है, तो उसकी तैयारी करके रखी जाएगी। लेकिन सरकार में उन लोगों को चुनिए जो लोग देश के विकास कर सके, जो देश के लिए बेहतर डिसीजन ले सके, जो पब्लिक के लिए बेहतर डिसीजन ले सके। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है सरकार चुनने का। विपक्ष उतना मजबूत हो कि सवाल कर सके और पक्ष इतना मजबूत हो कि विकास कर सके। इतना सिंपल सा फंडा होता है सरकार चुनने का। और ये फंडा जिस दिन आप समझ गए, आपको 17 लोगों की सुनने की जरूरत ही नहीं भाई। बहुत सिंपल तरीका होता है, इस तरीके से भी काम होगा तो देश बहुत आगे चले जाए।